हम देखते हैं हिस्ट्री, इसमें भी ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से करंट में भी जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से जो साइंस होता है, साइंस में भी लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बड़े सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के पीटी में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स का, जो इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें मेनली हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे। और ज़्यादातर करंट अफेयर्स पिछले 6-7 महीनों के होंगे, खास करके जो अप्रैल के बाद या फिर मार्च के बाद जो ऐड किए गए हैं वो ज़्यादातर होंगे। इन करंट अफेयर्स में दो तरीके के चीज़ें होंगी, एक इंडिया बेसिस यानी कि ऑल इंडिया बेसिस पर जो भी इवेंट्स हुए हैं, साथ ही साथ जो बिहार में इवेंट्स हुए हैं यानी कि बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगी, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। तो कुछ करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड और कुछ आपको इंडिया यानी कि नेशनल इवेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव। तो इसमें क्वेश्चन है कि कुल कितना प्रतिशत मतदान यहाँ पर किया गया 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत 57.05% है, ये याद रहना चाहिए। और यहाँ पर जो ऑप्शंस आते हैं वो भी काफी करीब होते हैं, इसलिए खास करके आप ध्यान रखिए कि ये जो पॉइंट फॉर्म है, ये पॉइंट फॉर्म में भी आपको याद होना चाहिए। नहीं तो फिर जो ई ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, उसमें कंफ्यूजन होती है इस ई ऑप्शन की वजह से और फिर गलतियां होती हैं। तो ये पॉइंट फॉर्म में भी इसको याद रखना है। तो कुल जो मतदान हुआ 17वीं बिहार विधानसभा में चुनाव में वो है 57.05%। यहाँ पर और क्या याद रखने वाली चीज है कि ये कौन सा नंबर था चुनाव का, 17वां चुनाव था बिहार विधानसभा का। इसके साथ साथ आप लोकसभा का भी अगर बात करें, 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ये लोकसभा का इलेक्शन भी 17वां लोकसभा इलेक्शन था। तो ये कोइंसिडेंट है कि जो 2020 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, ये भी 17वां बिहार विधानसभा चुनाव था, और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी 17वां लोकसभा चुनाव था। ठीक है, तो 17 ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा नंबर का चुनाव यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर ये भी पूछे जा सकते हैं कि कुल मेल का कितना प्रतिशत रहा, यानी कि पुरुष ने कितने मतदान किए, और फीमेल का कितना प्रतिशत रहा, यानी कि महिलाओं ने कितना मतदान किया। तो यहाँ पर देखेंगे जो पुरुष मतदान था वो 54.7%, और वहीं जो महिला मतदाताओं की संख्या थी वो 59.7%, यानी कि पुरुषों ने यहाँ पर कम वोट किया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। डेटा याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम में तो वहां पर एक क्लू आपको मिलता है कि यहाँ पर पुरुषों ने जो मतदान किया इनकी संख्या कम थी महिलाओं के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बिहार में तीसरे हवाई अड्डा की शुरुआत की गई है। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि तीसरे हवाई अड्डे की शुरुआत आपको दरभंगा से की गई है। इससे पहले जो दो हवाई अड्डे थे वो एक पटना में और दूसरा बोधगया में। ठीक है, तीसरा स्टार्ट हुआ दरभंगा में। ये सिविलियन के लिए है, ओके, ये सिविल एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि जो आम नागरिक के लिए यूज किए जाते हैं। बोधगया में एक नई चीज यहाँ पर होती है कि पहली बार बिहार में एयर के थ्रू कार्गो ट्रांसपोर्ट की सुविधा बोधगया एयरपोर्ट से स्टार्ट की गई। कार्गो ट्रांसपोर्ट मतलब एयर के थ्रू, यानी कि जो हवाई जहाज होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनके थ्रू सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की व्यवस्था पहली बार बोधगया एयरपोर्ट से शुरू की गई है बिहार में। ठीक है, ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये दो फैक्ट हो गए, तीसरा हवाई अड्डा दरभंगा में, और कार्गो बाय एयर, यानी कि एयरप्लेन के थ्रू सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यह पहली बार जो सेवा स्टार्ट की गई वो बोधगया एयरपोर्ट से स्टार्ट की गई। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य। सामुदायिक मतलब जो लोगों के द्वारा, वहां जो कम्युनिटी रहती है, वहां जो लोग रहते हैं उनके द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। तो बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको कटिहार में। और कटिहार में अगर हम बात करें, जो गंगा और महानदी का जो एरिया है, गंगा और महानदी जो नदियां हैं, इनके एरिया के आसपास ये आपको सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसे मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्मदिन पड़ता है वो पड़ता है 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर, जिस दिन यहाँ पर मेधा दिवस मनाया जाता है।
5 की बात करें, नलिन वर्मा के द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? ठीक है, तो वो पुस्तक का नाम है द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। ठीक है, ये प्रोमिस लैंड, ये भी एक बुक है, काफी चर्चा में रही थी, लेकिन ये लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। ठीक है, ये लिखा गया बराक ओबामा के द्वारा। और ये जो बिहार बंधु और ये सर्च लाइट है, ये न्यूज़पेपर है जो बिहार में स्टार्ट की गई थी। तो सर्च लाइट जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और बिहार बंधु जो है ये हिंदी न्यूज़पेपर है, जो 80s यानी कि 1800 के दशक में इसे स्टार्ट किया गया था इन दोनों को। प्रोमिस लैंड ये भी बुक है जो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है, लेकिन नलिन वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है वो है ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। इसका हिंदी वर्जन ही मतलब ये जो इंग्लिश वर्जन है याद रखिएगा, क्योंकि एक नाम है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे लिख के है कि बिहार में सबसे बड़ी फोक टेल्स यानी कि लोक जो कथाएं होती है उस पर स्थित या लिखित पुस्तक का नाम बताइए, इसकी संभावना कम है, इसलिए इंग्लिश वर्जन आप याद रखिएगा। इसका नाम है ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। और ये भी आप याद रखिएगा, प्रोमिस लैंड बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये भी न्यूज में थी। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये दिया गया तरुण भारत के द्वारा। इसको देने वाले थे तरुण भारत, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये दिया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को। देख सकते हैं, भारत का पहला कैंसर डिटेक्शन केंद्र किस जिले में खोला गया है? तो ये पहला कैंसर डिटेक्शन केंद्र ये आपको खोला गया है बक्सर जिले में। बक्सर का जो सदर अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल, यहाँ पर कैंसर डिटेक्शन केंद्र यानी कि कैंसर की खोज यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनका टेस्ट वगैरह यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट, पीके बनर्जी जिनका निधन हाल ही में हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो पीके जो बनर्जी थे ये मेनली फुटबॉलर थे। ठीक है, ये फुटबॉलर खेल से संबंधित है। इनका नाम इसलिए आता है, इनका निधन हुआ लास्ट में, लेकिन ये थोड़े फेमस इसलिए है क्योंकि जो एशियाई खेल 1962 हुआ था, 1962 में जो एशियाई खेल हुआ था यानी कि एशियन गेम हुआ था, उसमें इनको फुटबॉल में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मिला हुआ था, जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। हेलो सखी चेन का उद्देश्य क्या था? तो हेलो सखी चेन ये स्टार्ट किया गया है आपको मुजफ्फरपुर से। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कोरोना से जागरूकता। ये कहां से स्टार्ट किया गया? मुजफ्फरपुर से। और इसका जो उद्देश्य था वो था कोरोना से जागरूकता। यहाँ पर देखेंगे कि बाकी चीजें भी कोरोना के समय, रोजगार, महिलाओं का संरक्षण या फिर पर्यावरण संरक्षण, तो ये थोड़ा सा आसपास आपको मिलेंगे ऑप्शन इसी तरीके से, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोरोना से जागरूकता। नेक्स्ट, मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? ठीक है, तो मालाबार अभ्यास यानी कि मालाबार कोस्ट किसे कहते हैं? अगर आप इंडिया का मैप देखें तो मालाबार वाला रीजन ये होता है, यानी कि जो केरला वाला रीजन होता है, केरला कोस्ट, केरला का तटीय क्षेत्र, ये वाला, इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पर ये अभ्यास किया जाता है, नौसेना अभ्यास है ये, यानी कि नेवी का अभ्यास यहाँ पर किया जाता है। ये जो अभ्यास होता है ये मेनली 3 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। वो 3 कंट्रीज कौन है? भारत, अमेरिका एंड जापान। ठीक है, इसमें कनाडा भाग नहीं लेता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनाडा जो इसमें भाग नहीं लेता। लेकिन इस साल इसमें एक अलग चीज भी हुई है। वो अलग चीज क्या है कि इन 3 कंट्रीज के अलावे यानी कि भारत, अमेरिका और जापान के अलावे इस बार के मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार के मालाबार युद्ध में कौन सा देश पहली बार शामिल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। अदरवाइज ये मेनली 3 कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये होता है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो क्वाड था, क्वाड जिसकी हम बात करेंगे, जो एशिया पैसिफिक रीजन में बनाने की बात हो रही थी चाइना को काउंटर करने के लिए, तो ये चारों इस क्वाड के भी सदस्य हैं। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और ये चारों फिर मालाबार युद्धाभ्यास में भी आ गए। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, जो एशिया प्रशांत का एरिया है। अब प्रोमिस लैंड किसकी आत्मकथा है? हमने पहले भी देखा कि ये लिखा गया किसके द्वारा? बराक ओबामा के द्वारा। ठीक है, संचमान लिंबू
किससे संबंधित है? तो संचमान लिंबू जो थे ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, तो आप राजनीति लगाएंगे, ये राजनीति से संबंधित थे। कहाँ के? सिक्किम के। सिक्किम के ये 4th सीएम रह चुके थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, इनका भी निधन हो गया, इस वजह से ये चर्चा में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं। तो ये राजनीति से संबंधित है, यानी पॉलिटिक्स से भी संबंधित है। लुनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लुनार झील ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, लुनार झील के बारे में अब यहाँ पर न्यूज में इसलिए भी रहा लुनार झील, क्योंकि लुनार झील को रामसर साइट यानी कि जो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ये एक रामसर साइट लिस्ट होती है, जिसमें जो वेटलैंड्स होते हैं या आर्द्रभूमि होती है उनको इंक्लूड किया जाता है ताकि इनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा सके। तो फिलहाल लुनार झील को भी रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है, इस वजह से लुनार झील में न्यूज में रहा। ठीक है, और लुनार झील कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है और अभी हाल ही में इसको रामसर साइट में या रामसर की जो लिस्ट होती है उसमें शामिल किया गया है, जो कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ये वहां पर भेजा गया। लेकिन इसके बारे में और एक चीज आप ध्यान रखिए, ये स्पेस एक्स जो है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इलोन मस्क ने आपने इनका नाम सुना होगा, जिनका है ये है। तो नासा के थ्रू जो ये स्पेस एक्स के जो रॉकेट्स हैं ये जाएंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इसमें कुल जाने वाले जो यात्री होंगे वो 4 होंगे। तो ये पहली बार नासा कोई व्यावसायिक उड़ान करने वाली है। जैसे हमारे यहाँ इसरो क्या करती है, कई अलग अलग देशों के कमर्शियल बेसिस पर सैटेलाइट्स को भेजती है, लेकिन यहाँ पर नासा पहली बार ये किसी प्राइवेट, ठीक है, किसी प्राइवेट सैटेलाइट या फिर रॉकेट को या फिर रॉकेट के थ्रू लेके जाने वाली है। किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब? ठीक है, तो मास्टर्स गोल्फ 2020, तो मास्टर्स गोल्फ 2020 जो जीतने वाले हैं इनका नाम है डस्टिन जॉनसन। ठीक है, बाकी ये जो लोग हैं टाइगर वुड्स, जस्टिन थॉमस, विक्टर, ये तीनों लोग भी गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, टाइगर वुड्स का काफी नाम है, हो सकता है आपने इनको सुना भी होगा, इन तीनों के नाम को आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। बाय द वे ये सभी गोल्फ से ही रिलेटेड है, लेकिन सही आंसर जो होगा वो जस्टिन जॉनसन होगा। किस देश ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा जारी किया हुआ है? ठीक है, विदेशी पेशेवर यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, काम करने वाले लोग जो होते हैं, स्किल्ड, उनके लिए गोल्डन वीजा जारी किया गया है। और ये जारी करने वाला जो देश है ये है संयुक्त अरब एमिरेट्स। ठीक है, जिसको हम यूएई भी कहते हैं शॉर्ट में। तो याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की जगह पे यूएई भी लिख के आ सकता है। तो गोल्डन वीजा ये जारी करेगा, और इस गोल्डन वीजा की जो वैलिडिटी होगी वो 10 सालों की होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो ये है कंट्री का नाम बहरीन, जहां के ये खलीफा थे, 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अगेन यहाँ पर जो ऑप्शंस रखे गए हैं ये भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, तो आपको अगेन कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को याद रखिएगा एक्यूरेट, क्योंकि इसी तरीके के ऑप्शंस भी एग्जाम में भी होंगे आसपास के ही। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, काश पटेल, नील चटर्जी, अनीश चोपड़ा एंड मनका ढिंगरा। ये चारों लोग जो हैं वो इंडियन अमेरिकन है, और खास करके अमेरिका में पॉलिटिक्स में इनका काफी नाम है, इन चारों का। अगेन, लेकिन जो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पे जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है काश पटेल। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व निमोनिया दिवस यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे, ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको
12 नवंबर को। अगेन ऑप्शंस आसपास 11 नवंबर, यहाँ 12 दिसंबर। तो अगेन इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं, तो 12 नवंबर इसका आंसर होगा, ये याद रखिए। लास्ट देखते हैं, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चेतन भगत भी लेखक है, नाम सुना होगा, ये भी लिखते हैं। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सभी का नाम सुना होगा, लेकिन टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला हुआ है रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस नाम है रस्किन बॉन्ड, आपने सुना होगा। ठीक है, तो अभी 20 क्वेश्चन हो गए, तो पार्ट 1 में आपको 20 क्वेश्चन, हर पार्ट में यानी कि हर सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम के ग्रुप में। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को उस टेलीग्राम से, उस ग्रुप से, उस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।